हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो ये हमारे बी ऑप्टिक्स का लेक्चर है, नीट अवतार सीरीज का। तो अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो 20 से शायद बंक लगेगा, हमारा छुट्टी होगी। 21 को मैं घर जाऊँगा, ट्रैवल करूँगा। 22 से मैं ट्राई करूँगा कि जो थर्मो का पहला जो थर्मो बाकी है वो थर्मो करा दूँ। उसके बाद क्लास 12 के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊँ। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे कराना ही कराना है। तुम लोगों से ज़्यादा टेंशन मुझे है, ठीक है? तो परेशान मत हो, मैं करा दूंगा, ठीक है? अभी बस क्या करो कि जो फॉर्मूले बता रहा हूँ उसको पढ़ लो। PYQ सॉल्व करना तो कर लो। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो फॉर्मूले तुम्हारे तैयार रहेंगे, तो वहाँ से कर लेना, ठीक है? तो देखो, सबसे पहला था न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट और एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी लाइट, इन चारों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया उसने। रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को और एनर्जी को उसने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन कहाँ फेल हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं एक्सप्लेन कर पाया। पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये डबल रिफ्लेक्शन, इन सब चीज़ों को वो नहीं कर पाया एक्सप्लेन। तो तुम्हें इसको नहीं याद रखना, तुम बस इन चारों को याद रखो। इसके अलावा कुछ आएगा तो समझ लो उसने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बस रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी लाइट, ठीक। उसके बाद है हाइजेंस थ्योरी। हाइजेंस थ्योरी बोलता है क्या कि अगर जैसे किसी भी चीज़ से, जैसे हमारे पास पानी में जब तुम पानी में तुम पत्थर मारोगे तो तुम देखते हो वेव्स कैसे जाती हैं। वेव्स हमारी ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे जाएंगी ना, ऐसे ऐसे। उसी तरह इसने बोला कि जो वेव फ्रंट होता है वो भी हमारा ऐसे ही बनता है। तो थ्योरी बस याद रखो। थ्योरी में क्या है? जब लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जितने भी सेम फेज में होते हैं उनको वेव फ्रंट बोलते हैं। और लाइट ट्रेवल्स इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? वेव फ्रंट के माध्यम से। वेव फ्रंट के जैसे ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे ट्रेवल किया तो ये देखो एक ऐसे बना दो, फिर ऐसे ऐसे ट्रेवल किया, फिर ऐसे बना दो, फिर ऐसे 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 ट्रेवल किया, फिर ऐसे बना दो, ठीक। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। इट एमिट्स द सेकेंडरी वेवलेट इन ऑल द डायरेक्शन में ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट। यानी कह रहा है कि देखो ये हमारी थी पहले ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये एक एक जो पॉइंट है वो खुद एक वेव की तरह काम करने लगेगा। वो खुद एक वेव की तरह काम करने लगेगा, सेकेंडरी वेव की तरह। फिर ये जो हो रहा है वो फिर हमारा एक वेव की तरह काम कर, यानी ऐसे ही वेव हमारा प्रोपोगेट होता रहता है। इसलिए कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। वो सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स हो जाते हैं और एमिट करते हैं सेकेंडरी वेवलेट। जो भी वेवलेट, मतलब सेकेंडरी वेवलेट जो ये प्रोड्यूस होता है ना, जैसे मान लो ये था, अब ये पॉइंट ये भी अपना बेस बनाएगा, ये भी। तो ये सारे जो बेस बनेंगे ना वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे। और टेंजेंट टू दी सेकेंडरी वेवलेट रिप्रेजेंट द न्यू पोजीशन वेव फ्रंट। यानी कि जो हमारा ये है ना हमारा, अगर इसे तुम टेंजेंट ड्रा कर दो तो हमको बताएगा कि इसी पॉइंट पे नया वेव फ्रंट हमारा बनेगा। तो ये थियरी थी हाइजेंस की। अब हाइजेंस ने देखो क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, और उसने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट, और उसने दो चीज़ और उसने एक्स्ट्रा कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। यानी अब तुमको क्या याद करना पड़ेगा? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी उसने एक्सप्लेन कर दिया। और क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पोलराइजेशन, ये तीनों चीज़ उसने उसने ये तीनों चीज़ नहीं एक्सप्लेन किया। हाइजेंस की थियरी से हमको ये चीज़ें नहीं मालूम हुई, ठीक। और हाइजेंस ने ये भी बोला कि जो वेलोसिटी रेयर मीडियम होगी डेंसर मीडियम से ज़्यादा होगी। रेयर मीडियम मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये हवा है, ठीक है। हवा में हम लोग देखो ऐसे ऐसे अपना हाथ हिला रहा हूँ ना, कितनी तेज़ी से जा रहा है। लेकिन यही पानी होता मैं उतनी तेज़ हवा मतलब हिला नहीं पाता, उतनी वेलोसिटी नहीं होती मेरे हाथ की। तो वही लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन डेंसर मीडियम से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो वेव फ्रंट कैसा बनता है? अगर पॉइंट सोर्स हो तो वेव फ्रंट क्या स्फेरिकल बनेगा। अगर लीनियर सोर्स हो या स्लिट हो, यानी ऐसे कुछ हो तो सिलिंड्रिकल बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर एक्सटेंडेड लार्ज सोर्स हो या पॉइंट सोर्स सिचुएटेड वेरी लार्ज, यानी कोई पॉइंट सोर्स है इनफाइनाइट पे है, बहुत दूर है, तो प्लेन बनेगा, ठीक है। तो ये शेप, मतलब ये शेप है सोर्स के, वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। तो एम्पलीट्यूड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, या बोल सकते हो डिस्टेंस है, इसको बोल सकते हो एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या डायमीटर, कुछ भी बोलो, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो जब स्फेरिकल का केस आएगा तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डी हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। लेकिन जब सिलेंड्रिकल का केस आएगा तो 1/√d हो जाएगा और 1/√r हो जाएगा। लेकिन प्लेन के केस में कांस्टेंट रहता है। जब ए कांस्टेंट रहेगा तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो a² के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से तुम देखोगे कि इंटेंसिटी जो हो जाएगी, यहाँ पे r था तो यहाँ पे r² हो गया, d था तो i 1/d² हो जाएगा, ये 1/√r है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/r हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। ये तुम्हें तीनों बता दिया मैंने, पॉइंट का स्फेरिकल, लीनियर का सिलेंड्रिकल और एक्सटेंडेड लार्ज सोर्स है या पॉइंट सोर्स से दूरी पे प्लेन, ठीक।
अब देखो जो पॉइंट सोर्स था तो उसका एम्पलीट्यूड 1/d होता है, ये 1/r बोल सकते हो इसको। इसी का जब इंटेंसिटी निकालोगे तो तुमको मालूम है ये इनवर्सली मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली तो इंटेंसिटी का स्क्वायर होता है, तो 1/r तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा। सिलिंड्रिकल में 1/d हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इंटेंसिटी स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, √r का स्क्वायर क्या होगा, r हो जाएगा, तो वही r हो गया। और यहाँ पर देखो प्लेन में ये कांस्टेंट होता है तो i भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वेव्स के टाइप देखो अगर मैकेनिकल वेव है तो मीडियम पे डिपेंड करेगा कैसा मीडियम है। ईएम वेव मीडियम कैसा भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। प्रोपोगेशन कैसा होता है, देखो अगर प्रोग्रेसिव वेव है तो इनफाइनाइट प्रोग्रेशन होगा, स्टेशनरी है तो फाइनाइट प्रोग्रेशन होगा, ठीक। अगर ट्रांसवर्स वेव है तो उसमें परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो पैरेलल वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो ये तीनों हमारे थियरी होंगे। इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला देखो, हाफ रो वॉल्यूम इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है, एरिया। तभी बोला था ना इंटेंसिटी डायरेक्टली इक्वल्स टू एरिया स्क्वायर, ठीक। वेव का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। के हमारा क्या होता है, वेव नंबर होता है, इसको बोलते हैं 2π/λ। ओमेगा जानते हो क्या होता है, 2πf होता है, और फाइव हमारा क्या है, फेज डिफरेंस है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव हो जाता है। लाइट देखो, हाइजेंस ने बोला था कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। आइंस्टीन ने बोला कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल है। मैक्सवेल ने बोला कि ईएम वेव है, ठीक है। ईएम वेव तो कल ही पढ़ाया हो ना अभी, तो यहाँ पर क्या था, मैक्सवेल एम्पियर ला था ना, तो मैक्सवेल ने ही बोला था कि ईएम वेव है, आइंस्टीन ने बोला था पार्टिकल है, हाइजेंस ने बोला था वेव है, ठीक। फेज डिफरेंस देखो, अगर टाइम के साथ कोई चीज़ वेरिएबल है तो इनकोहेरेंट होगी, अगर टाइम के साथ वो कांस्टेंट है तो कोहेरेंट होगी। कोहेरेंट होने का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। यानी कि एक चीज़ बस याद रखना कि कोहेरेंट सोर्स कैसे पहचानोगे, उसका सोर्स ही एक होगा। जैसे हमारा बल्ब है तो एक ही है ना वो, तो उसमें से रेडिएशन एक ही तरह की निकलनी चाहिए, यानी कि सेम सिंगल वेवलेंथ निकलनी चाहिए और मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए और मोनोक्रोमेटिक सोर्स, सिंगल वेवलेंथ और मोनोक्रोमेटिक सोर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होगा, टाइम के साथ कांस्टेंट होगा, ये टाइम के साथ वेरिएबल होगा। फेज डिफरेंस क्या होगा, टाइम के साथ वेरिएबल होगा, इनकोहेरेंट होगा, और टाइम के साथ कांस्टेंट होगा तो कोहेरेंट होगा, ठीक। तो याद रखना ये कि कोहेरेंट में फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सिंगल वेवलेंथ होगा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा, इतना ध्यान रखोगे, ठीक। अब देखो ये सबसे मास्टर फॉर्मूला होता है हमारा, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, फेज डिफरेंस अपन 2π इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपन लेमडा इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस अपन टी। फेज डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम पीरियड पूछ रहा है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। पाथ डिफरेंस दिया, फेज डिफरेंस पूछ रहा है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। लेमडा पूछ रहा है, पाथ डिफरेंस दिया, टाइम डिफरेंस दिया तो इसको इक्वेट कर दो। तो ये फॉर्मूला हर जगह काम आता है। तो फेज डिफरेंस अपन 2π इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपन लेमडा इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस अपन टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π को इधर भेज दो, 2π अपन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, यानी पाथ डिफरेंस, यानी कि डेल्टा फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π अपन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये याद रखो, या याद रखो एक ही चीज़ है ये, तो इसको तो याद रखना, ये टाइम डिफरेंस अपन टी, ठीक। फोटान जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, इसलिए ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। और जो फाई होता है ना, दो पॉइंट के बीच के जो फाई होती है वेवफ्रंट, यानी कि वेवफ्रंट के बीच के जो फाई होता है हमेशा जीरो होता है, यानी एंगल बिटवीन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट एट वेवफ्रंट क्या होता है, जीरो होता है। याद रखना जो चीज़ें बोल रहा हूँ। अब फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम मान लो A1 है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स 1, A2 ऐसे दिया हुआ है। अभी कल तुमको वेक्टर में मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये चीज़ पढ़ाई थी कि A1 A2 में कैसे निकालते हो, तो हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। मान लो A1 माइनस A2 निकालना है तो कैसे लिखा लोगे, अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस की जानकारी लिखो, माइनस 2A1 A2 -2A1 cos फाइव, माइनस 2A1 A2 cos फाइव लिखोगे, ठीक है। तो आई नीट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली बस टू इंटेंसिटी का स्क्वायर होता है, तो ये इतना है तो इसको जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, I1 I2 2 में अंडर रूट I1 I2 cos फाइव, ठीक है ना। तो ए नेट कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड नेट कितना होगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos फाइव अंडर रूट में, ये क्या रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इंटेंसिटी निकालना हो तो A1 का स्क्वायर में I1 लिखो, A2 की जगह I2 लिखो, 2 की जगह 2 बाहर आ जाएगा और A1 A2 अंडर रूट में I2 Y1 I2 cos फाइव, याद रखना, ठीक है। तो I1 प्लस I2 2 अंडर रूट में I1 I2 cos फाइव, ठीक। टेन थीटा क्या होता है, अभी कल ही बताया था कि बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है रिजल्टेंट में, ठीक है। तो वही यहाँ से भी लिखा हुआ है A2 साइन फाइव अपन A1 प्लस A2 cos फाइव, ये टेन थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। क्या होती है, A2 साइन फाइव अपन A1 प्लस A2 cos फाइव। इंटेंसिटी फॉर्मूला बता ही चुका हूँ ऊपर। इंटेंसिटी डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या होते हैं, ए स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल्स टू डी, यानी कि स्लिट की विड्थ, यानी स्लिट का विड्थ जितना होगा उसी के प्रोपोर्शनलिटी में हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है। अगर स्लिट विड्थ 5 मीटर का होगा तो इंटेंसिटी भी 5 की ही करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक। अब देखो ये जो फॉर्मूले हैं
दोनों फॉर्मूले हैं और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। तो देखो आई मैक्स अपन आई मिनिमम का रेशियो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का स्क्वायर अपन अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का स्क्वायर, ठीक। इसी को तुम बोल सकते हो कि A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपन A1 माइनस A2 का स्क्वायर, क्योंकि इंडस्ट्रियल डायग्राम का तो A स्क्वायर होता है, तो तुम इसको A स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, A1 हो जाएगा। तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर A1 माइनस A2 का स्क्वायर, या A मैक्स का स्क्वायर अपन A मिनिमम का होल स्क्वायर। समझ में आया? यानी कि आई मैक्स अपन आई मिनिमम क्या हो जाएगा, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर अपन अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A मैक्सिमम अपन A मिनिमम का होल स्क्वायर, ठीक। एक चीज़ और होती है आई मैक्स अपन आई मिनिमम का अंडर रूट में I2 अपन I1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में I2 अपन I1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये रूट में है तो एम्पलीट्यूड कैसे होगा, स्क्वायरिंग में, यानी कि एम्पलीट्यूड A के बराबर होगा। तो A2 अपन A1 प्लस 1 का होल स्क्वायर A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर, इसको ध्यान रखना है इन दोनों को, ठीक है। कहीं पर भी पूछ लेगा, वहाँ भी पूछ सकता है तुमको, क्या बोलते हैं बेब्स वाले, जो बेब मोशन है ना, जो चैप्टर नंबर 15 क्लास 11 का, वहाँ भी ये चीज़ें फिर से पढ़ाऊंगा, वहीं पे तो ज़्यादा पूछता है। एवरेज इंटेंसिटी पूछेगा तो आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई 2 कर देना, या I1 प्लस I2 कर देना। एवरेज इंटेंसिटी पूछेगा तो क्या करोगे, या तो सीधे I1 प्लस I2 कर दो, या आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम अपन 2 कर दो। आई मैक्सिमम कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, आई मिनिमम कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, ठीक। इंटरफेरेंस हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं ना, उन दोनों वेव्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, और डिस्ट्रक्टिव में अपोजिट फेज में होगा। जो इनका फेज डिफरेंस होता है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। जो इनका फेज डिफरेंस होता है ना, वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, यानी कि 2n पाई होता है, यानी कि 2n पाई हो जाएगा। n के वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी रखो, ठीक। जो इसका फेज डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव का, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, यानी 2n माइनस 1 पाई होता है। क्या होता है, 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 पाई होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब 2n माइनस 1 पाई करोगे तो n का वैल्यू 0 नहीं होगा, n का वैल्यू 1, 2 से स्टार्ट होगा, 1, 2 से स्टार्ट होगा, 1, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक। और पार्ट डिफरेंस जो होता है इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होता है, इसका पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होता है। यानी डेल्टा एक्स जो पार्ट डिफरेंस होगा n लेमडा होगा, इसका डेल्टा एक्स जो होगा वो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 होगा। तो इसको ध्यान रखना, अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तुम्हारे काम आएंगी और कन्फ्यूजिंग भी होंगी चीज़ें, ठीक है। तो मैं चीज़ें सोच रहा हूँ तुमको अच्छे समझा दूँ, तो अच्छे से बस समझते रहो। यानी सिंपल सी बात फिर से बताता हूँ, ये सेम फेज में रहेगा, अपोजिट फेज में रहेगा। इसका फेज डिफरेंस पाई के इवन मल्टीपल में रहेगा, इसका फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल में रहेगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, n का वैल्यू 0, 1, 2। यहाँ पे फेज डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई, यहाँ पे n का वैल्यू 1, 2। या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2n, अभी मैं तुम्हें यहाँ दिखा दे रहा हूँ, रुक जाओ, ये देखो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। यहाँ देखो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, 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 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। जब देखो तुम कहोगे भैया क्यों 2n प्लस 1 कर दिए हो, क्योंकि मुन्ना जब 2n प्लस 1 यहाँ पर करोगे ना लेमडा बाई 2, तो n का वैल्यू कहाँ से आएगा, 0, 1, 2, 3 से। यहाँ पे 2n माइनस 1 है, तो n का वैल्यू 1 से 2 तक है। तो तुम कोई एक फॉर्मूला याद रख लो, अगर ये फॉर्मूला याद रख लो 2n माइनस 1 पाई वाला, तो n का वैल्यू 1, 2 से स्टार्ट होगा। अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे 2n प्लस 1 पाई वाला, तो n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2 से। और मैं कहूँगा कि यही याद रखो, क्योंकि यहाँ भी 0 से स्टार्ट हो रहा था, फाई इक्वल टू 2n पाई, तो यहाँ पर भी फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, 2n प्लस 1 फाई, और n का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2 हो जाएगा, ठीक। अभी आगे लिखा हूँ, बता रहा हूँ। पार्ट डिफरेंस जानी गए, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ये और मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू n लेमडा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। जब माइनस 1 लिखे हो तो n का वैल्यू क्या होगा, 1, 2, 3, और जब 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 करोगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, यानी पहला वाला 0 पुट करोगे तब आएगा, ठीक। फ्रिंज की विजिबिलिटी, फ्रिंज की जो विजिबिलिटी होती है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम के बराबर होती है। फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम होती है, ठीक है। आई मैक्स को तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, अंडर रूट में I1, देखो यहाँ पे लिखा हूँ ना, अंडर रूट में I1 I2, ये सारे फॉर्मूला तुम्हें लिखवा चुका हूँ, तो याद कर लेना इसको। अंडर रूट में I1 प्लस I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट I1 I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फिर I1, फिर ये, इसको याद रखना, ठीक है। ये ऊपर वाले फॉर्मूला आई मैक्स आई मिनिमम का याद रख लो, बस इसको याद रखना, वैल्यू पुट कर देना, ठीक। फ्रिंज विजिबिलिटी जो होती है ना, देखो यहाँ पे लिखा है कि वेन आई मिनिमम 0, जब आई मिनिमम 0 हो जाएगी ना, तो फ्रिंज की विजिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगी। फ्रिंज की विजिबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि दोनों स्लिट हमारे क्या होंगे, इक्वल विजिट के होंगे। फ्रिंज विजिबिलिटी वेस्ट होगी और इक्वल टू 100% होगी, ठीक है। यानी आई मिनिमम 0 जब होगी तो फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब दोनों स्लिट का इक्वल विजिट होगा फ्रिंज विजिबिलिटी वेस्ट होगी और इक्वल टू 100% होगी, ठीक। अब देखो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब देखो यहाँ पर चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी।
कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब फाई का वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, जब फाई वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो cos फाई वैल्यू क्या होता है 1, cos 0 वैल्यू कितना होगा 1 होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव होता है मैक्सिमम क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस में 2 रूट i1 i2 ऊपर बताया था ना। और आई मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में i1 प्लस अंडर रूट में i2 का होल स्क्वायर, ये भी होता है। और ए मैक्सिमम क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 जानते ही हो। यानी कंस्ट्रक्टिव के लिए तीनों फॉर्मूले याद रखना कि आई मैक्स इक्वल टू होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2। आई मैक्स के लिए अंडर रूट में i1 प्लस अंडर रूट में i2 का होल स्क्वायर भी होगा। और ए मैक्स होता है a1 प्लस a2, ठीक है। अगर i1 i2 दोनों बराबर हो गए तो आई मैक्स क्या हो जाएगा 4 i0 हो जाएगा। यहाँ पे जब पुट करोगे ना i1 के i प्लस 2i अंडर रूट में i और इंटू आई, तो ये हो जाएगा क्या 4 i0, क्या हो जाएगा 4 i0। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है 2n पाई होता है और डेल्टा एक्स जो होता है यानी पार्ट डिफरेंस होता है n लेमडा होता है। ये इवन मल्टीप्लाई होते हैं और n की जगह 0 1 2 3 रखते हो, n की जगह तो 0 1 2 3। अब आ जाओ डिस्ट्रक्टिव पे। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कब होगा जब 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री होगा तो cos फाई वैल्यू क्या होता है -1 हो जाएगा। तो आई मिनिमम की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे जो प्लस था वहाँ पे माइनस रख दो, यहाँ पे जो प्लस था वहाँ माइनस रख दो, यहाँ पे जो प्लस था वहाँ माइनस रख दो। यानी आई मिनिमम हो जाएगा i1 प्लस i2 माइनस में 2 अंडर रूट i1 i2। आई मिनिमम हो जाएगा i1 माइनस 2 अंडर रूट में माइनस में अंडर रूट i2 का स्क्वायर और ए मिनिमम हो जाएगा a1 माइनस a2। अब देखो अगर ये दोनों बराबर हो गया i1 i2 0 हो गया तो आई मैक्सिमम भी 0 होगा, आई मिनिमम भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा i प्लस i माइनस 2 i का स्क्वायर, तो 2i माइनस 2i 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 i0 होता है, यहाँ पे 0 और 0 होता है। यहाँ देखो फाई था हमारा 2n पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 फाई आया ना। 2n प्लस मैंने क्यों लिखा, तब जब प्लस लगा दिया मैंने तो यहाँ पे n का वैल्यू 0 1 2 3 हो गया। जब यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछेगा पार्ट डिफरेंस 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 कर दिया तो यहाँ पे 0 1 2 3 यानी पहला लिखोगे 0 पुट करोगे तो पहला आएगा, दूसरा के लिए 1 रखोगे, तीसरा के लिए 2 रखोगे। माइनस अगर वहाँ पे 2n माइनस 1 लेके चलोगे तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक। अगर n सोर्स है सेम इंटेंसिटी के i0 के तो i0 हमारा क्या हो जाएगा n i0 होता है कब स्केलर एडिशन में। अगर मान लो n सोर्स दिया हुआ है और मतलब सारे का इंटेंसिटी i0 हो तो स्केलर एडिशन में क्या हो जाएगा n i0 हो जाएगा। लेकिन अगर i0 है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो मैक्सिमम होगी ना i0 तो i0 क्या होगी n i0 हो गई, लेकिन जो मैक्सिमम होगी वो हमारा n स्क्वायर i0 होती है। यानी n अंडर रूट में i0 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यही तो है ये n स्क्वायर अंडर रूट में i0 का n अंडर रूट में i0 का स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर i0 होगा। यानी कि जब सेम इंटेंसिटी i0 हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो i max क्या हो जाएगी n स्क्वायर i0 हो जाएगी, ठीक। अगर i1 अपान i2 इजकल टू अल्फा है तो विजिबिलिटी रेशियो क्या होगी 2 रूट अंडर रूट में अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा, ये याद रखना, ठीक है। विजिबिलिटी रेशियो क्या होगी 2 अंडर रूट में अल्फा 1 प्लस अल्फा, ठीक। अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स YDSC अच्छे समझना। मान लो ये स्लिट है, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, यहाँ से लाइट गई ऐसी तो ये हमारा जो बीच से जाता है वो क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमम होता है। सेंट्रल मैक्सिमम आ गई तो पूछता है कहाँ पे जाके मतलब किस पॉइंट पे पहला ब्राइट मिल रहा है, कुछ भी पूछ रहा है तो वाई से दिखाते हैं, ठीक है। ये डी हमारा क्या है इस सोर्स और ये स्क्रीन के बीच की दूरी डी है और ये डी हमारे क्या स्लिट का मेडिटेशन मान ली, ठीक। तो डी अगर हमारा लगभग डी हमारा जो होता है ना ये जो डी होता है वो लगभग वेवलेंथ के ही बराबर के लेंथ का होता है। तो डेल्टा एक्स यहाँ से जब निकालोगे तो हो जाएगा डी साइन थीटा को डी टेन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक। देखो पहले चीज़ तो एक ही ये याद रख लो कि अगर एक ऑफ द स्लिट इज क्लोज, अगर एक स्लिट को तुमने क्लोज कर दिया, ठीक है, किसी एक स्लिट को तुमने क्लोज कर दिया ना तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा और वो शो करता है कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी किसी एक को तुम अगर बंद कर दोगे तो पूरा इंटरफेरेंस मतलब पूरा इंटरफेरेंस का पैटर्न ही खत्म हो जाएगा। और ये क्या बताता है कोहेरेंट के लिए कम से कम 2 कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं YDSC के लिए इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। YDSC में वेवफ्रंट का डिवीजन होता है, ठीक। अगर वाइट लाइट का यूज़ कर लोगे ना तो फ्रिंजेस कैसी बनेंगी कलर्ड बनेंगी और अनइक्वल ब्रिज की बनेंगी। जो सेंट्रल वाला फ्रिंज होगा एकदम वाइट होगा और जो फ्रिंज ऑन द क्लोजेस्ट आइदर साइड ऑफ सेंटर वाइट फ्रिंज रेड, यानी जो एकदम पास रहेगा। जैसे देखो जैसे मान लो ऐसे बनेगा, जैसे मान लो ये हमारा ऐसे सेंट्रल मैक्स बना, जो सबसे पास वाला होगा ये बीच वाला तो वाइट बन जाएगा, जो सबसे पास वाला होगा दोनों साइड में क्या बनेगा रेड बनेगा और जो सबसे दूर वाला क्या बनेगा ब्लू बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा कोई क्लियर, उसके बाद क्या बनेगा कोई मतलब आफ्टर फ्यू फ्रिंजेस, कुछ फ्रिंजेस के बाद कोई क्लियर पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पास रेड बनेगा उसके बाद ब्लू। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा था, ठीक। ये देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा था, सेंट्रल मैक्सिमा पास ये ब्राइट बना, फिर डार्क बना, फिर ब्राइट बना, फिर डार्क बना, फिर ब्राइट बना, फिर डार्क बना, ऐसे बनता है ब्राइट डार्क ऐसे बनता रहता है, ठीक है। तो
जो डेल्टा एक्स होता है, जो डेल्टा एक्स अभी हमने यहाँ पे निकाला था डी साइन थीटा, ये जो डेल्टा एक्स हमारा, ये जो डेल्टा एक्स हमारा, ये जो डेल्टा एक्स हमारा, वो हमारा क्या होता है, पाथ डिफरेंस बोलते हैं ना उसको, वो होता है वाई डी अपन डी। वाई हमारा क्या है, ये डिस्टेंस वाई, ये डी हमारा स्मॉल डी और ये हमारा कैपिटल डी, यानी वाई डी अपन डी होता है इसका। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, वाई डी अपन डी। फ्रिंज विड्थ हमारा क्या होता है, बीटा। फ्रिंज विड्थ को बोलते हैं बीटा। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि दो ब्राइट के बीच की दूरी या दो डार्क के बीच की दूरी। जैसे ये अगर हमारा ब्राइट है तो ये ब्राइट है, दोनों के बीच की दूरी फ्रिंज विड्थ होगी। ये डार्क है, ये डार्क है, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, फ्रिंज विड्थ होगी। ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, फ्रिंज विड्थ होगी। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ जाता है लेमडा डी बाई डी। क्या होता है, लेमडा डी बाई डी। डेल्टा एक्स का होता है वाई डी बाई डी, वाई स्मॉल डी बाई डी। यहाँ पे होता है बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, यानी कैपिटल डी ऊपर आ जाता है, कैपिटल डी ऊपर आ जाता है। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछेगा तो बस ये ऊपर वाला जो मतलब ये है ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जब पूछेगा तो कैपिटल डी को हटा देना। एंगुलर फ्रिंज विड्थ जब पूछा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा अपन डी, यानी कि लेमडा डी अपन डी इंटू डी, डी से डी खत्म, यानी कि लेमडा अपन डी। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए होंगे। पहला डेल्टा एक्स का वाई डी अपन डी, ये बीटा का वाई लेमडा कैपिटल डी अपन डी, उधर स्मॉल डी था, यहाँ लेमडा कैपिटल डी अपन डी है। जब एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछेगा तो डी से डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा, तो थीटा ये हो जाएगा लेमडा बाई डी। अब ठीक है, अब पूछेगा तुमसे डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, यानी कि इधर जाने पे किधर, मान लो कह रहा है सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज, तो सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगा, तो तुम कहोगे एन लेमडा डी बाई डी, 6 लेमडा डी बाई डी पे मिलेगा। ठीक है, तो एन लेमडा डी बाई डी हो जाएगा। कहेगा एन डार्क फ्रिंज, तो तुम कहोगे 2n+1 लेमडा बाई 2 होता ही था। देखो ये सारी चीज़ तुम्हें पता है ना, ये क्या होता था, एन लेमडा होता था, बस डी बाई डी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या होता था, 2n+1 लेमडा बाई 2 होता था, डी बाई डी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वही चीज़ है, बस डी बाई डी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा इतना। पार्ट डिफरेंस पूछेगा तो एन लेमडा हो जाएगा 0 से 1 2 3, देखो प्लस वाला लिया हूँ तो 1 2 3 वाला ही लेंगे, 0 1 2 3 वाला। पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 2n+1 लेमडा बाई 2, ये सब ऊपर बताया हूँ ना अभी, बस वही का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये याद रखना, डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज और एनथ डार्क फ्रिंज। अगर उसी वाईडीएस को तुम किसी मीडियम में ले गए तो जो फ्रिंज विड्थ होगा वो बीटा अपन म्यू हो जाएगा, जो भी था अपन म्यू से डिवाइड कर दोगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ को भी म्यू से डिवाइड कर दोगे, मैक्सिमा जो होगा वो भी म्यू से डिवाइड कर दोगे, मिनिमा जो होगा उसको भी म्यू से डिवाइड कर दोगे। बस वही चीज़ है, बस दो चीज़ सेम रहेगी, एक चीज़ सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। वेवलेंथ भी लेमडा पर म्यू हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे लिखा भी है कि बी अपन म्यू हो जाता है। ठीक, वाइट लाइट यूज़ करोगे तो उसको सेंट्रल मैक्सिमा यूज़ करते हैं। जो पहला मैक्सिमा बनेगा वायलेट का बनेगा, जो पहला सीन होगा रेड का बनेगा। कि जो सबसे पास में सीन होता है रेड होता है, जो सबसे दूर में सीन होता है क्या होता है, अभी ऊपर बताया ही था। लेकिन जो पहला मैक्सिमा बनेगा किसका बनेगा, वायलेट का ही बनता है। फ्रिंज देखो, सेंट्रल वाइटेस्ट बनेगा, सबसे जो दूर बनेगा रेड बनेगा, सबसे पास बनेगा ब्लू। ठीक, फ्रिंज, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार, दोनों कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर रहा है क्या ये, एलन 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 कह रहा है कि वाइट लाइट को तो फ्रिंजेस वैल्यू करा निकल विद द फ्रिंज क्लोजेस्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रल वाइट फ्रिंज। सेंट्रल वाइट फ्रिंज रेड होगा एंड फारदेस्ट विल अपीयर ब्लू। सही तो है, फारदेस्ट विल अपीयर ब्लू, फारदेस्ट विल अपीयर ब्लू। रेड कहाँ से लिख दिया यार मैंने, उसमें तो लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, वहीं से याद रखो ना। एलन का ही है वो, तो एलन वाले गलती थोड़ी लिखेंगे, लग रहा है मुझसे मिस्टेक हो गई क्या, तो वहीं से याद रखो। एक ही चीज़ दो बार हो गई थी। अब देखो, अगर दो लाइट का यूज़ होगा तो YDSC में अगर लेमडा 1 ज़्यादा है लेमडा 2 से, अगर दो लाइट का यूज़ कर दो YDSC में, एक का वेवलेंथ ज़्यादा हो दूसरे से, तो जो सेंट्रल मैक्सिमम तो अपने सेम पोजीशन पे रहेगा। लेकिन जो पहला मैक्सिमम होगा ना वो सेम प्लेस पे नहीं रहेगा। पहला मैक्सिमम कहाँ बनेगा, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, जिसका लेमडा ज़्यादा रहेगा वो दूर बनेगा। क्योंकि वाई इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा डी बाई डी, जिसका लेमडा ज़्यादा रहेगा उसका वाई भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर दो वेवलेंथ का यूज़ कर रहे हो लेमडा 1 लेमडा 2 का, तो अगर सेंट्रल मैक्सिमम जो होगा अपने सेम पोजीशन पे रहेगा, और जो पहला मैक्सिमम होगा वो सेम प्लेस पे नहीं रहेगा, वो हो जाएगा एन लेमडा डी बाई डी, जिसका लेमडा ज़्यादा वहाँ पे बनेगा। ठीक है, वो दूर बनेगा। ये बता दिया था मैंने। अगर ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ रिफ्रैक्टेड इंडेक्स म्यू को तुमने थिकनेस टी को, मतलब ये हमारा ऐसे था ना, सोचता अगर तुमने यहाँ पे कोई सीट लगा दिया कोई तुमने यहाँ पे सीट लगा दिया तो शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग कहाँ होगी, उसी देखो क्या लिखा है, इंटायर फ्रिंज पैटर्न इज डिस्प्लेस बाई डी म्यू माइनस 1 टी बाई डी, डी म्यू माइनस 1 टी बाई डी, ये शिफ्टिंग हो जाएगी। इसको तुम बोलोगे बीटा म्यू माइनस 1 टी बाई लेमडा। दोनों फॉर्मूले याद कर लो, दोनों शिफ्टिंग के फॉर्मूले हैं। और किस साइड में होगी, जिधर शिफ्ट, जिधर हमारा क्या होगा,
जहाँ पे थिन शिफ्ट, जहाँ पे जिस इधर थिन शिफ्ट लगाया हो तो इधर शिफ्टिंग होगी, इसमें लगाया हो तो इधर शिफ्टिंग होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, विदाउट एनी चेंज इन फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं होती है। शिफ्टिंग तो हो रही है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, विड्थ में कोई चेंज नहीं हो रहा, फ्रिंज विड्थ में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डेल्टा एक्स जो फ्रिंज शिफ्टिंग हो जाएगी बीटा अपन लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी या डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, वही लिखा हुआ है। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग कितना लगेगा, तो जो शिफ्टिंग हुई है अपन फ्रिंज विड्थ डाल देना, जितना शिफ्टिंग हुई है अपना फ्रिंज विड्थ ये सारा कट के हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी अपन लेमडा, म्यू माइनस 1 इंटू टी अपन लेमडा, ठीक। ऑप्टिकल पाथ लेंथ में बोलती है कि मान लो कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी म्यू है, वहाँ से लाइट पास करिए, डेल्टा एक्स उसका डिस्टेंस है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डेल्टा एक्स अपन भी हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स अपन भी के जगह क्या रखोगे, सी अपन म्यू रखना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या हो रही है वेलोसिटी, तो किसी पार्टिकल में अगर तुम म्यू डाल दो वेलोसिटी अपन म्यू हो जाती है ना। मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी घटेगी जब म्यू कम होगा, म्यू ज़्यादा होगा, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा, यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी घटेगी। वही चीज़ लिखा हुआ ना, भी अपन म्यू हो जाएगी, तो भी अपन म्यू करोगे तो म्यू चला जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा सी, को स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ से सॉल्व कर दोगे, डिस्टेंस से चलो क्या हो जाएगा सी इंटू टी, सी के बारे तुमको मालूम ही है, सी इंटू टाइम कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू म्यू अपन सी, सी से सी कट जाएगा, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू म्यू, यानी कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, सीधे फॉर्मूला याद रखो, म्यू इंटू डेल्टा एक्स। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू इंटू डेल्टा एक्स, ठीक। अब देखो इंटरफेरेंस इन द फिल्म, अगर किसी फिल्म को लगा देते हो पतली सी फिल्म को तो लिखा रहेगा, तो दो चीज़ होगा, रिफ्लेक्टेड भी होगा, ठीक है, ट्रांसमिट भी होगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो मैक्सिमा होगा वो 2 म्यू टी कॉस आर 2n + 1 लेमडा बाई 2, देख रहे हो ना, वहाँ पे जो मिनिमा था, जो इंटरफेरेंस में मिनिमा था, यहाँ मैक्सिमा हो रहा है, ठीक है, 2n + 1 लेमडा बाई 2 हो गया, उसको बराबर कर दो 2 म्यू टी कॉस आर के, जो वहाँ पे मिनिमा था यहाँ मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमा था वो मिनिमम होगा, तो मैक्सिमा क्या था वहाँ पे एन लेमडा था, तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लेमडा, किस केस में, रिफ्लेक्टेड लाइट में। लेकिन ट्रांसमिटेंस में सेम वही रहेगा, ट्रांसमिटेंस में जो इंटरफेरेंस का मैक्सिमा था वही मैक्सिमा रहेगा। यहाँ पे देखो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लेमडा और मिनिमा इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n + 1 लेमडा बाई 2, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। बस रिफ्लेक्टेड वाले में मैक्सिमा मिनिमा होता है, मिनिमा मैक्सिमा होता है, ठीक। पाथ अपरे में डाल दोगे, देखो तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी बाई डी म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी, डी बाई डी इंटू म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी, डी बाई डी म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी। ये देखो डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी था ना, तो म्यू माइनस 1 था, म्यू 2 माइनस म्यू 1 कब हो जाएगा, जब अलग अलग दोनों का, अभी तो एक सीट तुमने डाला था, मान लो दोनों में तुमने डाल दिया म्यू 1 म्यू 2, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी हो जाएगा। तो कितना फ्रिंज शिफ्टिंग होगा, बस वही अपना यूज़ कर लेना, ये फॉर्मूला बीटा अपन लेमडा इक्वल टू डी बाई डी कर देना, क्योंकि बीटा इक्वल टू क्या होता है भाऊ, लेमडा डी बाई डी होता है, बीटा अपन लेमडा डी बाई डी हो जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ फ्रिंजेस तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2d अपन लेमडा प्लस 1 से ब्राइट फ्रिंज होगा, डार्क फ्रिंज के लिए 2d अपन लेमडा प्लस 1/2 कर सकते हो। यहाँ पे 1/1 था, 1/2 होगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डी बाई लेमडा हमारे क्या होता है, मिनिमम इंटीजर होना चाहिए, 6.3 की जगह 6 रख दो, 2.2 की जगह 2 रख दो, 4.1 की जगह 4 रख दो, ठीक है। डी बाई लेमडा मिनिमम इंटीजर हो तो यानी 6 रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो, तो यहाँ पे लिख दे सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो क्या, डी बाई लेमडा की जगह 6 रख सकते हो प्लस 1/2, तो 6 + 1/2 कितना बनेगा, 6.5 हुआ, यानी कि 6 हमारा होगा डार्क फ्रिंज, समझे। डिफ्रैक्शन देखो, डिफ्रैक्शन में फ्रेशनल डिफ्रैक्शन होता है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। फ्रेशनल डिफ्रैक्शन तो ये थियरी तुम पढ़ देना, फ्राउनहोफर बताता हूँ मैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में बस एक चीज़ याद रखना, देखो वहाँ पे हमारा क्या था कि सबकी ये जो हमारा था ना इंटरफेरेंस का, सबकी इंटेंसिटी लगभग सेम थी, सबकी इंटेंसिटी सारे ब्राइट की सारे डार्क की इंटेंसिटी सेम थी। लेकिन यहाँ पे देखो जब डिफ्रैक्शन होता है तो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा बीच वाली होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, फिर कम, ऐसे इंटेंसिटी, यानी कि इंटरफेरेंस और उसमें तुमको अंतर दिख गया होगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में तुमको अंतर दिख गया होगा। इंटरफेरेंस में ब्राइट सबका इंटेंसिटी सेम होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी घटती जाती है, ठीक है। तो मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा कर देना, और मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू 2n + 1, ये भी उल्टा चलता है, इंटरफेरेंस का उल्टा चलता है। वहाँ पे मैक्सिमा क्या था, एन लेमडा था, यहाँ पे मिनिमा हो गया एन लेमडा, वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा था 2n + 1 लेमडा बाई 2, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, बस ए साइन थीटा एन से कंपेयर कर देना, ठीक। सेंट्रल मैक्सिमा का विजिट पूछेगा तो 2 लेमडा डी वाई ए कर देना, एंगुलर विजिट करेगा तो डी हटा देना, 2 लेमडा अपने हो जाएगा, बोला था ना डी हटा देना, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू वाई बाई डी होता है, तो लीनियर विजिट क्या हो जाएगा, 2 लेमडा डी वाई ए, एंगुलर विजिट हो जाएगा 2 लेमडा बाई ए। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा अगर पूछेगा तो I0 sin बीटा बाई 2 का स्क्वायर,
बीटा बाई 2, बीटा इक्वल टू होता है 2 लेमडा बाई ए साइन थीटा। वैसे इसकी ज़रूरत आज तक हमको नहीं पड़ी है इंटेंसिटी मैक्सिमा की, बट फॉर द सेफ हैंड, फॉर द सेफ साइड तुम याद कर लेना कि साइन आई नॉट साइन बीटा बाई 2 का अपॉन बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो इंटरफेरेंस पर मैं डिफ्रैक्शन में दोनों में अंतर बताता हूँ। देखो इंटरफेरेंस तभी होता है जब दो वेव्स दो डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज, किस सोर्स से, कोहेरेंट सोर्स से आती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि दो वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेवफ्रंट, यानी कि सेम वेवफ्रंट, यानी कि वहाँ पे दो वेव से आ रही थी, यहाँ पे एक ही वेव से आता है। ठीक है, सारे इंटरफेरेंस पैटर्न में सारे ब्राइट लाइन क्या होंगे, इक्वली ब्राइट इक्वली स्पेस होंगे। ये क्या होता है, इक्वली ब्राइट नहीं होते हैं, ब्राइटनेस डिक्रीज होता है विथ डिफ्रैक्शन, यानी कि तुम जैसे जैसे ऐसे कराओगे तो डिक्रीज होता रहेगा। डार्क लाइन टोटली डार्क होंगे, ये परफेक्टली, इसमें देखो टोटली डार्क होते हैं, ये भी परफेक्टली डार्क होते हैं, लेकिन डिक्रीज होता रहता है ना, ऐसे होता रहता है ऐसे। इंटरफेरेंस में बैंड हमारे क्या होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं, इसमें क्या होते हैं कुछ ही नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है तो तुरंत खत्म हो जाए। मान लो ऐसे था पहले, ऐसे देखो कितना जगह खत्म हो गया, वही लिखा हुआ है। रिलैक्स क्राइटेरिया, रिलैक्स क्राइटेरिया जो रिजोल्यूशन के लिए है, तुम देखोगे कि क्लियरली रिजॉल्व कब होता है, जब दो हमारे पीक मिले, जब दोनों पीक दूर दूर मिले उसको बोलते हैं क्लियरली रिजॉल्व। ठीक, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दोनों पीक दूर दूर हैं। यहाँ पे तुम देखोगे कि पहले का जो पीक है, ठीक है, और दूसरे का जो पीक है वो हल्का सा देखो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, जस्ट रिजॉल्व है। और ये क्या हमारा अनरिजॉल्व, अनरिजॉल्व मतलब एकदम अलग है। देखो ये अलग अलग चल रहा है, ये फिर ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। ठीक, अनरिजॉल्व है। इसका देख रहे हो, सिंपल सी बात थी, इसका जो पीक था यहाँ देखो, इसको पहचानने का तरीका होता है, इसका जो पीक था देखो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, क्लियरली रिजॉल्व है, दूर दूर है। देखो ऊपर वाले नीचे वाले में देखो कितना डिफरेंस है, एक दूसरे से मतलब कोइंसाइड ही नहीं कर रहा है, यानी क्या है, क्लियरली रिजॉल्व है। इन दोनों को देखो, ये दोनों, इसको देखो, इस वाले को, ये देखो ऐसे गया, और ये देखो ऐसे हल्का हल्का यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, जस्ट रिजॉल्व है। और इसको जब तुम देखोगे तो अनरिजॉल्व है। ये देखो एक दूसरे को ओवरलैप ही नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है। ठीक है, कॉर्नर पे अनरिजॉल्व है। वैसे कभी देखो ये पूछा नहीं गया, बस इतना डायग्राम देख के तुमको मतलब आना चाहिए कि कौन सा क्लियरली जस्ट अनरिजॉल्व। ठीक, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला होता है क्या था, 0.61 लेमडा अपन म्यू साइन अल्फा। म्यू साइन अल्फा हमारा एंगल है, लेकिन म्यू साइन अल्फा को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल अपर्चर। कभी पूछ ले न्यूमेरिकल अपर्चर तो म्यू साइन अल्फा लगा देना, बस म्यू साइन अल्फा जो की वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकल अपर्चर की बराबर होती है। ठीक है, तो आर हो जाएगा 0.61 लेमडा अपन म्यू साइन अल्फा। टेलीस्कोप के लिए वही फॉर्मूला होता है, लिमिटिंग रेजोल्यूशन का वैल्यू 1.22 लेमडा अपन है, और रिजॉल्विंग पावर का वैल्यू हो जाएगा ए अपन 1.22 लेमडा, यानी रिजॉल्विंग पावर तुम्हें दिख रहा होगा, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली इक्वल टू क्या है, 1 अपन एल आर है। ठीक, क्या है ये, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टेंस देख लो। फ्रैक्शनल डिस्टेंस कहता है कि वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स के बारे में बताता है। जेड का वैल्यू होता है स्क्वायर अपन लेमडा, अगर इतना है तो रे ऑप्टिक्स को फॉलो करेगी, नहीं तो नहीं फॉलो करेगी। ठीक, हाँ सॉरी, पोलाइजर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास बहुत सारे डायरेक्शन लाइट होती है उसको अगर पोलाइजर लगा दो तो एक डायरेक्शन में उसको कर देंगे। ठीक है, यानी कि आधा इंटेंसिटी को कट कर देते हैं वो। जैसे मान लो पूरे डायरेक्शन में थी ऐसे 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 ऐसे, उन्होंने क्या किया, बस एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, आधे इंटेंसिटी को कट कर दिया उन्होंने। ठीक, तो पोलाइजर को एग्जांपल क्या है, टर्मरिन क्रिस्टल है, निकोल प्रिज्मा, पोलाइड, ये सारे पोलाइजर हैं। पोलाइजेशन किसके लिए होती है, केवल ट्रांसवर्स वेव्स के लिए होती है। और मेलुस लॉ क्या बोलता है, मेलुस लॉ बोलता है कि जो इंटेंसिटी होती है ट्रांसमिटेड लाइट की पास आफ्टर थ्रू एन एनालाइजर, यानी कि एनालाइजर के पास होने के बाद जो इंटेंसिटी होती है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा ही होती है। जैसे अनपोलाइज था, पोलाइजर तुमने लगाया, पहला आई नॉट था, पोलाइज लगाया, आधा इंटेंसिटी हो गई, आई नॉट, आई हमारी क्या होगी, आई नॉट बाई 2 होगी, आधी होगी नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, जो ये इंटेंसिटी है वो आधी हो गई, आई नॉट बाई 2 हो गई, यानी इसकी आधी ये हो जाती है। जब एनालाइजर लगा देते हो तो क्या हो जाती है, आई डैश इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आफ्टर एनालाइजर है, आफ्टर एनालाइजर क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बल्कि देखा जाए तो आई इक्वल टू होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन जब तुमसे बोल दे कि आफ्टर एनालाइजर क्या होगी तो हो जाएगी आई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज मत होना, ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा था, ये हमारा क्या, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये एनालाइजर के बाद की है। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो तुम्हें दिखेगा कितने आसानी से इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, ब्रिस्टल आ, देखो ब्रिस्टल आ जो कहता है कि पोलाइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलाइजेशन बाय स्कैटरिंग भी होता है, रिफ्लेक्टिंग, मतलब हर तरीके से पोलाइजेशन दिखा सकते हो। तो पोलाइजेशन बाय स्कैटरिंग ये हमारा मेन है। ब्रिस्टल कहता है कि जब इंसिडेंट रे हमारी गिरती है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो ये गिरती है ना, जो एंगल जो होता है, ये मान लो म्यू1 था, ये म्यू2 था, जो हमारा एंगल है IP उसको बोलते हैं हम लोग पोलाइजेशन एंगल, या मतलब इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलाइजेशन। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो 100% पोलाइज होता है,
और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक। और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो पार्सली पोलराइज होता है। रिफ्लेक्टेड 100% पोलराइज और जो रिफ्लेक्टेड होता है वो पार्सली पोलराइज होता है। तो म्यू इक्वल टू होता है tan IP। IP हमारा क्या ब्रूस्टर एंगल है, ये वाली एंगल होती है, और tan IP होता है μ2/μ1, ठीक। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा 1 + BR/c होता है। इसको याद करने को नहीं, याद रखो डेल्टा V/B इक्वल टू माइनस डेल्टा लेमडा बाई लेमडा वेवलेंथ है इक्वल टू माइनस BR/c यहाँ से है इक्वल टू डेल्टा F/1 है अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये हमारा हो गया चैप्टर खत्म। ये हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चल रहे हैं। 8 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, आज 3 टॉपिक होंगे। 11 टॉपिक आज तक हमारे 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो देख लो, जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, 2 वीडियो डेमो के लिए भी डाला हूँ। मेडिको ओली का भी हमारा प्यारा सा चैनल है, इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। बोलता रहता हूँ, तुम लोग करते नहीं हो, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और मेडिको ओली का भी हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे तुम्हें सारी PDF नोट्स मिल जाएंगी। और एक डाउट ग्रुप भी है जहाँ पे तुम्हारे डाउट को इंस्टेंट सॉल्व किया जाता है। तुमने डाउट भेजा, रात में जब मैं सोने जाता हूँ तो एक बार मैं सबका रिप्लाई करके ही जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक मतलब स्टार्ट हुआ 80 टॉपिक से, 120+ वाले हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। नीट 2023 में 152 नंबर आए थे। अभी हमारे प्रूफ हमारा क्या है, वीडियो में देख लेना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब यार कर देना। अवतार सीरीज को फॉलो करो, अवतार सीरीज को फॉलो करो, बार बार बोल रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में सारा करा चुका हूँ, थर्मो का बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है। नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क इन योर एग्जाम, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं रे ऑप्टिक्स वाली वीडियो में। ये हमारी रे ऑप्टिक्स होगी ना, रे ऑप्टिक्स वाली भी वीडियो आज ही रात में। देखो मेरे पास सब कुछ रेडी है, ठीक है। मैं सब कुछ मतलब रेडी करके रखा हूँ, बस डाल नहीं रहा हूँ। एक दिन में 3 वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक दिन में डाल रहा हूँ। इतना है कि 20 तारीख के पहले ही तुम्हारा पूरा 11th भी नीट अवतार सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी रहेंगे, जो हम लोग लगातार 15 से 20 दिन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना यार।